कहानी एक आम आदमी से शुरू होती है जो घबराया हुआ खड़ा है। वो अपने आप को समझा रहा होता है कि उनकी आंखों में सीधा मत देखना। एक मेटल पाइप को मजबूती से पकड़कर उसने खुद को याद दिलाया कि अटैक के लिए हमेशा तैयार रहना है। लेकिन जब उसने क्यूट और फ्लफी मॉन्स्टर को देखा तो वो हिचकिचाते हुए सोचने लग गया कि क्या सच में उनके दुश्मन इतने क्यूट हैं। सच कहूँ तो ये पूरा स्कैम लग रहा था। अगले ही पल वो खून में धक गया और वही क्यूट मॉन्स्टर ने साबित कर दिया कि क्यूटनेस भी जानलेवा हो सकती है। पूरा शहर तबाह नज़र आ रहा है और छोटे छोटे मॉन्स्टर्स हर जगह घूम रहे हैं। इसी बीच सीन प्रोटोगोनिस्ट की तरफ शिफ्ट होता है। सिर्फ 22 साल की उम्र में वो देश का सबसे यंग पीएचडी इंजीनियर बन गया था। लोग उसे कोरियन साइंस का फ्यूचर जैसे टाइटल्स से बुलाते थे। अपने अपार्टमेंट की विंडो से वो तबाह हुई बिल्डिंग्स, लाशें और घूमते हुए मॉन्स्टर्स देखता और सोचता है कि ऐसी दुनिया में ये सारे टाइटल्स बिल्कुल बेकार हैं। उससे अपना ग्रेजुएशन डे याद आता है जब पूरी फैमिली बहुत एक्साइटेड थी और तस्वीरें ले रही थी। जब सब खुशी खुशी पोज कर रहे थे तब उनका छोटा पेट उसे प्यार से लिक कर रहा था। लेकिन प्रोटोगोनिस्ट सी होंग उसके इस प्यार से इरिटेट होकर उसे दूर कर देता है। उसकी माँ ये देखते ही उससे पूछती है कि वो अपने पेट के साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तब ही एक रोबोटिक बिल्ली सामने आती है और सिहोंग बताता है कि ये उसका रोबोट है। वो समझाता है कि ये कैट को मॉडल करके बनाया गया है और हमेशा परफेक्टली लैंड करता है। फिर मजाक में कहता है कि अगर ये लोगों को मारना शुरू ना करे तो इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी काम आ सकता है। उसकी माँ एक फ्लफी मॉन्स्टर के पास बैठ जाती है और पूछती है कि क्या ये भी उसने ही बनाया है। वो कहती है कि ये बिल्कुल जिंदा लगता है, बल्कि उनके पेट की तरह जब वो छोटा था। सिहोंग कंफ्यूज्ड होकर कहता है कि उसने ऐसी कोई चीज़ कभी नहीं बनाई। अचानक वो मॉन्स्टर उसकी माँ पर अटैक कर देता है और साबित कर देता है कि क्यूटनेस एक ट्रैप था। सिहोंग और उसका बाप देखकर दंग रह जाते हैं। जैसे ही बाप और बेटा उसकी माँ की तरफ दौड़ते हैं, एक और मॉन्स्टर उसके फादर और पेट पर अटैक कर देता है। सिहोंग ये देखकर चिल्लाता है। उसके आसपास और भी लोग इन क्यूट मॉन्स्टर्स के अटैक का शिकार हो रहे थे। सिहोंग ब्लैंक खड़ा सोचता है कि ये किस तरह का नाइटमेयर है। जख्मी हालत में सिहोंग का बाप उसको कहता है कि एटलीस्ट तुम तो अपनी जान बचाओ और भाग जाओ, लेकिन वो मना कर देता है। अगले ही लम्हे क्यूट मॉन्स्टर फिर उसके बाप के सर पर अटैक करता है। सिहोंग ये देखकर रोने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। सिहोंग अपने अपार्टमेंट में टीवी के आगे बैठता है और उसे पता चलता है कि इस तरह के हमले पूरी दुनिया में हो रहे हैं। मिलिट्री हर कोशिश करती है लेकिन मॉन्स्टर्स नहीं रुकते। लोगों को घरों में रहने और डोर्स लॉक रखने का हुक्म दिया जाता है। 3 साल गुजर जाते हैं। दुनिया कोलैप्स हो चुकी होती है। लोग सर्वाइवल के लिए अपने छोटे फोर्ट्स बना लेते हैं। खाने के लिए ज़्यादातर सिर्फ पोटैटोज़ बचते हैं। सिहोंग पूरा दिन विंडो से बाहर देखता या फिर किताबें पढ़ता रहता है। एक दिन अनाउंसमेंट होती है कि सप्लाईज रूफटॉप पर डिस्ट्रीब्यूट होंगी। सिहोंग के लिए ये कोई एक्साइटिंग बात नहीं होती। वो रूफटॉप की तरफ निकलता है जहां बाकी सर्वाइवर्स भी जा रहे होते हैं। रास्ते में सिहोंग से एक लड़का उसका अपार्टमेंट नंबर कंफर्म करता है और फिर धीरे से उससे पूछता है कि क्या तुम्हें एक गॉसिप का पता चला है। तब ही उस लड़के की गर्लफ्रेंड आ जाती है और उसको मज़ीद ये बात कंटिन्यू करने से रोकती है। सिहोंग इन दोनों को दिल में इडियट्स कहता है। तब ही 404 अपार्टमेंट वाला लड़का जोंग वहां आ जाता है और सिहोंग से पूछता है कि क्या चल रहा है। सिहोंग उसको कह देता है कि उसे नहीं पता। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए एक आंटी सिहोंग को रोक लेती है। वो सिहोंग से एक्स्ट्रा पोटैटोज़ मांगती है और कहती है कि उसके बच्चे को खुराक की ज़रूरत है। वो सिहोंग को याद दिलाती है कि वो अकेला रहता है, जबकि वो फैमिली में 3 मेंबर्स हैं तो उनको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है। तब ही उस आंटी का हस्बैंड वहाँ आ जाता है और उसको रोकता है कि तुम क्यों मांग रही हो। वो गुस्से से अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम क्यों बीच में बोल रहे हो, उसने मुझे पोटैटोज़ दे देने थे। ये कहकर वो गुस्से से सीढ़ियाँ चढ़ जाती है और सिहोंग फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि मैंने कब हाँ की है।
तब ही एक बूढ़ा आदमी सिहोंग के कंधे पर हाथ रखता है और उसको प्यार से कहता है कि इनकी बकवास का जवाब मत दिया करो। आंटी का हस्बैंड गुस्से से पूछता है कि बुड्ढे ने क्या कहा है, और फिर चिल्लाता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ जाता है और कहता है कि हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ। इसके बाद रूफ टॉप पर सब लोग सप्लाईज का इंतज़ार कर रहे होते हैं। सिहोंग को इंतज़ार करना मुश्किल लग रहा होता है। वो रूफ टॉप से नीचे देखता है जहाँ पे लाशें बिखरी होती हैं और मॉन्स्टर्स आवारागर्दी कर रहे होते हैं। वो इंसानों के सख्त लहजों और बर्ताव का इल्ज़ाम इन मॉन्स्टर्स पर लगाता है। ये मॉन्स्टर्स एक हफ्ते तक प्रेग्नेंट रहते हैं और 20 से ज़्यादा अंडे देते हैं। चाहे कितने भी मर जाएं, नए फिर आ जाते हैं। इंसानियत अभी तक इनका कोई सल्यूशन नहीं निकाल पाई। सिहोंग सोचता है कि ये मॉन्स्टर्स आखिर चाहते क्या हैं। अचानक सायरन बजता है और सप्लाई ट्रक आ जाता है। ट्रक का नेल डिफेंस मॉन्स्टर्स को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा होता है। आर्म्ड फोर्सेस बाहर निकलती हैं, पूरी तरह अलर्ट और हाथ में गन्स के साथ। जोंग उन्हें देखकर कहता है कि हर बार उन्हें देखकर उसके दिमाग में एक बात आती है। रूफ टॉप तक पहुंचने के लिए लैडर लगाई जाती है। मॉन्स्टर्स फिर से अटैक करते हैं, लेकिन कमांडर उन्हें तुरंत ख़त्म कर देते हैं। सिहोंग हैरान होता है कि उनके रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट कैसे हैं। पास खड़ा लड़का कंप्लेन करता है कि ये लोग हमेशा इतना शोर मचाते हुए आते हैं। फिर सोल्जर्स सप्लाई बॉक्सेस सबके सामने रख देते हैं। छोटा बच्चा रोते हुए भूख की शिकायत करता है, लेकिन कमांडर कहता है कि राशन देने से पहले एक बुरी खबर है। वो बताता है कि पोटैटो फार्म पर अटैक हुआ था, इसलिए इस बार राशन में सिर्फ कुकम्बर्स हैं। ये खबर सुनकर सब लोग मायूस हो जाते हैं। आंटी का हस्बैंड चिल्लाने लगता है कि हम लोग क्यूकम्बर्स नहीं खा सकते और सोल्जर्स पर इल्ज़ाम लगाता है कि पोटैटोज़ छुपाए जा रहे हैं। उसकी बीवी भी उसका साथ देती है और पूरा सीन ड्रामा बन जाता है। कमांडर ठंडी सांस लेता है, लेकिन उसे मामला और बिगड़ जाता है। अग्रेसिव अंकल अकड़ दिखाते हुए कमांडर से सवाल करता है। कमांडर कहता है कि जो कुकम्बर नहीं खा सकते उनके लिए अल्टरनेटिव्स हैं। कमांडर सीधी गोली चलाता है और उसकी कैप उड़ा देता है। अंकल को शांत करने के लिए सिर्फ ये एक गोली ही काफ़ी थी। वो घबरा जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि उसने पहले ही मना किया था। बंदूक सामने देखकर वो हड़बड़ाते हुए अपनी बीवी पे इल्ज़ाम लगाता है कि उसने उसको भड़काया है। इसके बाद कमांडर पूछता है कि कोई और है जिसको कुकम्बर्स नहीं खाने। हर कोई डर से सहमा खड़ा होता है, कोई कुछ नहीं बोलता। कमांडर फिर वहाँ से चला जाता है और कहता है कि अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे। उनके जाने के बाद जोंग लंबी सांस लेता है और कहता है कि आज ये कमांडर्स इतने गुस्से में क्यों थे। राशन में सबको 10 क्यूकम्बर्स और 6 पानी की बोतल्स हिस्से में आईं। छोटा बच्चा रोते हुए चिल्लाता है कि मुझे क्यूकम्बर्स नहीं पसंद, मुझे नहीं खाने। उसकी माँ उसको समझाती है कि तुम्हें ज़िंदा रहने के लिए ये सब खाना पड़ेगा। सिहोंग छोटे बच्चे के पास जाता है और अपनी पानी की बोतल्स उसको दे देता है। छोटा बच्चा हैरान होकर पूछता है कि क्या तुम्हें पानी नहीं चाहिए। सिहोंग उसे कहता है कि मुझे इतनी प्यास नहीं लगती, तो तुम ये पानी की बोतल्स रख लो। आंटी अपना एरोगेंट एटीट्यूड बरकरार रखती है और कहती है कि ये खुराक भी नहीं है और फिर भी ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कोई बड़ा गिफ्ट लेके आया हो। सिहोंग उससे पूछता है कि अगर तुम्हें ये भी नहीं चाहिए तो मैं ले जाता हूँ, लेकिन वो पानी की बोतल्स उठाती है और वहाँ से चली जाती है। यंग कपल सिहोंग के इस बिहेवियर से हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या इसको पानी की प्यास नहीं लगती जो इसने अपना पानी इतनी आसानी से दे दिया हो। सिहोंग घर वापस लौटकर मायूसी से टेबल पर पड़े कुकम्बर्स को देखता है। उसको भूख महसूस होती है और फैसला करता है कि अब उसको पानी से ही पेट भरना होगा। सिहोंग ने कभी किसी को नहीं बताया कि उसके पास पानी की कमी नहीं है। उसके सोलर पैनल्स डीह्यूमिडिफायर्स चलाते हैं जो पानी बनाते और साफ़ करते हैं। वो अपनी इस ज़िंदगी से बहुत उकताया हुआ होता है और सोचता है कि ये सब कुछ कब ख़त्म होगा। 4 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन अंदर और बाहर कुछ भी बेहतर नहीं होता। वो शिकायत करता है कि अब तो खीरों की बात करना भी एनर्जी वेस्ट लगता है।
پانی کی بوٹلز دیکھ کر کہتا ہے کہ اب اسے راشن ڈے پسند آنے لگا ہے۔ کتاب منہ پر رکھ کر وہ پیچھے کو لیٹ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کو سویٹ پوٹیٹوز اگانے چاہیے تھے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ اسے سو جانا چاہیے، ایٹ لیسٹ ٹائم تو پاس ہوگا۔ لیکن پھر وہ اپنے چہرے سے کتاب ہٹاتا ہے اور سائیڈ پہ دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں جب وہ اپنے سامنے ایک کیوٹ فلفی مونسٹر کو دیکھتا ہے۔ کیوٹ مونسٹر اس کی طرف لپک رہا ہوتا ہے۔